तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज फाइनली जो है अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख करके इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं सारे एक एक आपको लिखवाने नहीं वाला हूँ, इसलिए वीडियो छोटा रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। और जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये क्वेश्चन आंसर्स भी या और भी अगर कुछ ज़रूरतमंद जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी नोट्स में एप्लीकेशन पर मौजूद है। तो अगर आपने अब तक भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के जुड़ सकते हो, बिल्कुल मुफ्त। और वहाँ पर जो है सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि लाइव क्लास अगर कब होने वाली है या कोई और इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। कोई भी डाउट है तो आप भेज दिया करो व्हाट्सएप पे, हम उनको देख रहे हैं धीरे धीरे। बस डाउट्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो इसलिए आप तक उत्तर करने में हमें थोड़ी देरी हो रही है, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन वो भी कार्य जल्दी चल रहा है। आपका डाउट हो सकता है आपको कल परसों ही सॉल्व हुआ मिल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर पेज नंबर 146 पर। इससे पहले दो क्वेश्चन हैं वो हम दिमाग लगाओ प्रश्नोत्तर में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब बाकी क्वेश्चन इतने वो नहीं है जिनमें इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? बहुत सिंपल उत्तर है। तो आपको पहले तो क्या करना है, द्विखंडन की परिभाषा लिख देनी है और फिर बहुखंडन की परिभाषा लिख देनी है। द्विखंडन किन किन जीवों में होता है उसकी परिभाषा, मतलब उसके कुछ उदाहरण दे देने हैं। और बहुखंडन जो है किन किन जीवों में होता है उसके एक आध उदाहरण आपको दे देने हैं। परिभाषा भी अपन लिख चुके हैं, उदाहरण भी अपन लिख चुके हैं, बात खत्म। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें बीजाणु के लिए हम पूछ रहे हैं। बीजाणु से अगर किसी भी जीव में जनन हो रहा है तो उसका क्या फायदा है? बीजाणु से किस में हो रहा है? राइजोपस में, ये हमने पढ़ा था। तो इसका एक फायदा तो आप ये लिखें कि उसके बाहर जो बीजाणु है उसके बाहर एक मोटी भित्ति होती है जो उसकी प्रतिकूल वातावरण में क्या करती है, रक्षा करती है। तो मोटी भित्ति वाला पॉइंट आप एक लिखेंगे। दूसरा फायदा आप इसमें ये लिखेंगे कि जो बीजाणु होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और साथ साथ में ही बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। तो हल्के होने के कारण इनका जो प्रसरण है वो अच्छे से होता है। तो प्रसरण अच्छे से होता है, फैल जाते हैं दूर 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 दूर, और फिर बीजाणु अच्छे से बड़ा हो पाता है। ये दो बातें आप लिखेंगे तो हमारा आंसर इसमें पूरा हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास में यहां पर क्वेश्चन, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? मतलब ये बात कर रहा है पुनरुद्भवन की। तो पुनरुद्भवन किन में होता है? तो उसके आप एक आध एग्जाम्पल याद कर सकते हो, जैसे स्टारफिश थी, या उसके अलावा हमने देखा था वो था ना प्लेनेरिया, पुनरुद्भवन के लिए पूरा ही जीव ही नया बन जाता है, काट दो तो उनमें तो हो रहा है। लेकिन जब हम जटिल जीवों की बात करें, जब हम शेर की, बाघ की, चीते की, या हम हमारी खुद की बात करें, है ना, बिल्ली की, कुत्ते की, तो उनमें पुनरुद्भवन नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि हाथ कट जाए तो हाथ नया आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो कह रहा है कि आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर हम ये देंगे कि जटिल जो जीव है ना, उनमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए जो अलग अलग तरह की कोशिकाएं मौजूद होती है, जबकि सरल जीवों में इस तरह का विभाजन उपस्थित नहीं होता है। अलग अलग काम को कौन करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं और अलग अलग उत्तक हैं, अलग अलग सिस्टम बने हुए, तंत्र बने हुए हैं हमारे अंदर। तो ऐसा होता है। तो साथ ही साथ जो संतान लैंगिक कोशिका है, अब आप सोचोगे सर ये लैंगिक कोशिका नया शब्द आप बता रहे हो आज हमको। तो लैंगिक कोशिका को बोलते हैं सेक्स सेल इंग्लिश में, और ये वो कोशिकाएं हैं जो जनन में भागीदारी करती हैं हमारे अंदर। तो जैसे लैंगिक कोशिका कौन सी है? पुरुषों में तो है शुक्राणु है मान लो, या नर जनन कोशिका, और मादाओं में कौन सी है? अंड कोशिका या मादा जनन कोशिका, ये हमारे अंदर। तो हम कह रहे हैं कि जटिल जीवों में क्या है कि लैंगिक कोशिकाएं मौजूद हैं जो जनन में भागीदारी करती हैं, जो जनन में भागीदारी करती हैं, इसलिए उनका ये काम बाकी कोशिकाएं नहीं कर सकती। तो विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा ही जनन हो रहा है केवल और केवल, और इसलिए पुनरुद्भवन संभव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ बाह में से एक और बच्चा उगने लग जाए और वो फिर बड़ा होकर अलग होकर गिर जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि उनका शरीर इतना ज्यादा जटिल है
कि अलग अलग अंग दूर दूर मौजूद हैं, तो अगर किसी एक स्थान से मान लीजिए पुनरुद्भवन होता भी है, तो भी जो है समस्या क्या होगी कि जैसे मान लीजिए अगर यहां से मेरे दाहिने हाथ से कोई बच्चा पैदा हो जाए, अगर मान लो पुनरुद्भवन हो, तो फिर उसमें दिल कैसे आएगा? चलो अच्छा, दिल आ जाएगा तो उसमें किडनी फिर कैसे आएगी? अच्छा, किडनी आ जाएगी तो फिर उसमें दिमाग कैसे आएगा? मतलब हर कोशिका अगर कॉपी बनाएगी तो फिर वो चीज संभव नहीं है। तो आप तो बस ये बताएंगे जो मैंने आपको यहां तक समझाया है। उसके बाद क्या है हमारे पास में, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर में आपको क्या लिखना है, वो कायिक प्रवर्धन जब अपन पढ़ रहे थे तो हमने कायिक प्रवर्धन की विशेषताएं बताई थी कि हम क्यों कायिक प्रवर्धन को काम में लें। तो उसका उत्तर क्या है हमारे पास में कि कायिक प्रवर्धन खास करके जैसे कुछ एक पौधे हैं जिनमें बीज उगाने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है, तो उनके लिए तो फिर कायिक प्रवर्धन बहुत ही कामगार है, बहुत ही काम की तरीके है, तकनीक है। जैसे गुलाब के नहीं पूरे के पूरे खेत होते हैं, तो वहां पे वो कायिक प्रवर्धन से ही सारा काम करते हैं अपना। और फिर आप लिख सकते हो कि कुछ एक अलग अलग जैसे प्रकार के फलों के पेड़ों में या और जो कुछ पादप है उनमें वांछित गुण प्राप्त करने के लिए कायिक प्रवर्धन काम में लेते हैं। अपन ने देखा था ना, कलम बांधते हैं, दो को जोड़ देते हैं, ऊपर वाला कुछ अलग होता है पेड़, नीचे वाला कुछ अलग होता है, जोड़ देते हैं, जड़ उसकी और जो फल फूल उसके मिल गए अपने को। तो दो कारण हो गए। तीसरे कारण में आप लिख सकते हो कि जो बीज से उगने वाले पौधे हैं, पादप हैं, बीजों से जो उगने वाले पादप हैं, उनमें समय सीमा निश्चित नहीं होती कि कितने टाइम में फसल पूरी हो जाएगी, मतलब ज्यादा ही होता है टाइम। लेकिन जो कायिक प्रवर्धन से है तो वहां पर अंदाजा भी लगाया जा सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टाइम भी कम लगता है फसल को उगने में, ये भी हम लोग वहां पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कायिक प्रवर्धन का 3-4 कारण, वो वाले आप एज इट इज उठा के लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है हमारे पास में, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है क्यों? या डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखो समझो इस बात को, ये हम समझ चुके हैं पिछले आंसर में कि डीएनए जो है वो प्रत्येक जीव के शरीर के लिए, प्रत्येक जीव के शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं उनके लिए, उस जीव की वृद्धि के लिए, उस जीव में शरीर के अंगों के बनने के लिए, प्रारंभ में हर एक चीज के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? डीएनए जरूरी है। क्यों? क्योंकि डीएनए क्या है? निर्देश पुस्तिका। मैंने आपको बताया था ना, डीएनए ही बता रहा है कि नाक यहां आनी चाहिए, कान यहां आना चाहिए, आंख यहां आनी चाहिए, तो ये डीएनए बता रहा है। तो डीएनए क्या है? एक निर्देश पुस्तिका। अतः प्रत्येक अंग को उसका कार्य और उसका स्थान बताने के लिए, प्रत्येक कोशिका को उसका कार्य बताने के लिए डीएनए जिम्मेदार है। तो इसलिए प्रत्येक जीव को डीएनए चाहिए, प्रत्येक कोशिका को नया डीएनए चाहिए, पूरी की पूरी पुस्तिका चाहिए, और इसीलिए डीएनए का जो है कॉपी होना जरूरी है। बहुत सरल है, तो आप लिख सकते हो पिछले वाले क्वेश्चन से, आप इसको लिख सकते हो सोच करके। देखो मेरे शब्दों पे एकदम नहीं जाना, मैं जो बोल रहा हूं एक एक चीज वो तो आप वैसे भी रट तो सकते नहीं हो। तो इसका उपाय क्या है कि आप अपने अंदर से, अपने आप से उस चीज को लिखने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में भी आप खुद से लिख पाओ उसको। मैं केवल समझा रहा हूं कैसे। अब प्रश्न है हमारे पास में पेज नंबर 154 पे, और यहां पर हमारे पास में पहला प्रश्न है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार अलग है, भिन्न है? परागण और निषेचन। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर आपसे भिन्न भिन्न पूछता है ना, तो एक तरफ आप इसको लिख दो और एक तरफ जो है आप निषेचन लिख सकते हो, और मतलब एक टेबल बना दो और अंतर बता दो। परागण को तो हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, और निषेचन है फर्टिलाइजेशन। अंतर लिखो, क्या क्या फर्क होता है, देखो सोचो आप। पहला फर्क आप ये कह सकते हो कि दोनों की परिभाषा, हमेशा ये बात आप ध्यान रखो, परागण में क्या होता है, जो परागकण है वो पराग कोश से कहां पर जाते हैं, पुष्प में कहां तक जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाते हैं, या एंथर से लेकर के वहां पे जो फीमेल स्टिग्मा होता है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऊपर जननांग में, वहां तक जाते हैं, तो उसको हम लोग परागण बोलते हैं। निषेचन में क्या होता है, नर जनन कोशिका और मादा जनन जो कोशिका है वो दोनों जुड़ते हैं और जुड़ करके युग्मनज बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो पहले में तो दोनों की परिभाषा लिख दो, फिर आप और क्या फर्क देख पा रहे हो। फिर आप देख पा रहे हो कि परागण निषेचन से पहले होता है, परागण अगर होगा तो ही निषेचन होगा। तो आप यहां लिख सकते हो कि परागण निषेचन के पूर्व की अभिक्रिया है, और यहां आप लिख सकते हो निषेचन परागण होने के बाद ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। पुष्पों की बात चल रही है यहाँ पे।
फिर आप ये भी देख पा रहे हो कि परागण जो है ये एक पुष्प के बाहर हो रहा है, बाहर बाहर ही हो गया ना, लेकिन जो निषेचन है वो पुष्प के जननांग के भीतर हो रहा है, कि जो नर युग्मक कोशिका जो है वो वर्तिकाग्र से वर्तिका से होती हुई नीचे जाती है और वो जो वहां पे हमारा अंड कोशिका है वहां तक पहुंचती है और जाके जब निषेचन होता है। तो ये तो पुष्प के जननांग के अंदर हो रहा है, लेकिन ये तो पुष्पों के बाहर ही हो रहा है। ठीक है, एक अंतर और लिख सकते हो आप इसमें कि जो परागण है इसको बाहर किसी न किसी कारक माध्यम की जरूरत होती है। कारक माध्यम का क्या कहने का मतलब है, परागण कब होगा, जब पराग कण को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। और वो कैसे जाएगा, हवा से जाएगा, कीट से जाएगा, तितली से, या मतलब वो उससे भंवरे से, मधुमक्खी से, या फिर हो सकता है पानी से जाएगा। लेकिन निषेचन में ऐसी कोई जरूरत नहीं, ऐसे किसी कारक की जरूरत नहीं होती है। तो हो गए 4 अंतर हो गए। मतलब आपको ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ऐसा बोलते हैं, डब्बे के बाहर सोचना है। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जो आपने डॉट टू डॉट पढ़ा वही आपने देखा भी तो सही, आपने चित्र भी तो बनाया, तो फिर आपको खुद का दिमाग भी थोड़ा वहां पर चलाना है कि क्या और कैसे। अगला है हमारे पास में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन इस पेज पर जो पाठ्य पुस्तक के बीच वाले प्रश्न होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो हमारी किताब में तो थोड़ा ना कम ही लिखा हुआ है, शुक्राशय और दूसरा है हमारे पास में प्रोस्टेट। तो इन दोनों ग्रंथियों की क्या भूमिका है। तो देखो, शुक्राशय तो है हमारा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। मैं आपको 1-2 बात बता देता हूं कि जैसे सीमेन है, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वीर्य है, पुरुषों का जो वीर्य है, या जिसको बोलते हैं सीमेन, इसमें ना मेन तरह से 3 नहीं, मैं कहूंगा 4 चीजें होती है। बट हाँ, अब भी आप समझो कि 3 कंपोनेंट इसमें बहुत ज्यादा मेन है जो हमारी किताब में बताए हुए हैं। तो एक कंपोनेंट तो क्या है, ये कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं, ये शुक्राणु है सारे के सारे, या नर जनन कोशिकाएं, ठीक है, स्पर्म सेल्स। एक तो ये चीज है। लेकिन अब बात ये है कि ये जो हैं ये स्वयं से पूरे नहीं है। वो मैंने आपको बताया था बहुत छोटे हैं, तो बहुत दूर जा रहे हैं, तो इनको खाना पीना पूरा चाहिए, पिकनिक पे जा रहे हैं अभी ये। तो इनमें 2 जगहों से जो है क्या आता है हमारे पास में, 2 जगहों से तरल आता है जो कि इनको पोषण प्रदान करता है या बाकी चीज। तो देखते हैं अपन शुक्राशय वाला क्या करता है। तो शुक्राशय जो है वीर्य में 60 से 70%, बल्कि ये भी नहीं, 70 से 80% मैं तो कहूंगा 70 से 80% तक का तरल बनाता है। शुक्र तरल बोलते हैं इसको, है ना। और ये जो तरल होता है ये प्रकृति में कैसा होता है, ये जानकर के आपको अच्छा लगेगा, ये एल्कलाइन होता है, या यूं आप कहिए क्षारकीय प्रकृति का होता है। अच्छा, क्षारकीय प्रकृति का क्यों होता है, तो देखो, जब ये कोशिका है मादा जनन तंत्र में, योनि में पहुंचती है, वजाइना में पहुंचती है, तो वहां पर हो सकता है आसपास का जो माहौल है वो कैसा है, और अम्लीय है, एसिडिक है। लेकिन ये कैसा है, ये क्षारकीय है। वो कैसा है, अम्लीय है या एसिडिक है, पॉसिबल है, लेकिन ये कैसा है, क्षारकीय। तो ये क्या करता है, वहां पे इन कोशिकाओं की रक्षा करता है। तो पहली चीज कि ये 70 से 80% वीर्य तरल, जिसको शुक्र तरल कहते हैं, वो देती है शुक्राशय ग्रंथि, जो कि क्षारीय है प्रकृति में, और जो कोशिकाएं हैं, शुक्राणु हैं, उनकी योनि में अम्लीय माध्यम से रक्षा करता है। ये तो काम हो गया इसका, शुक्राशय का। दूसरा काम हम लेते हैं प्रोस्टेट का। तो प्रोस्टेट जो ग्रंथि है उसका मैं यहां लिखता हूं, ये बचा हुआ 20 से 80% तरल बनाती है, जो इस सीमन में है हमारे पास में। और इसका भी जो प्रकृति होती है वो तो हालांकि क्षारकीय होती है, लेकिन इसका एक जो खास काम है वो है मोटिलिटी, या आप यूं समझे कि वो तरल प्रदान करना जिसमें ये जो कोशिका है ये आसानी से तैर सके, तैर करके आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ इन कोशिकाओं को क्या प्रदान कराना, पोषण प्रदान कराना, खाना पीना प्रोवाइड कराना, जब तक वो वहां तक पहुंच रही हैं उनको जिंदा रखने में जो है सहायता करना। तो ये तो मिल गया हमें इसका उत्तर। अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो।
देखो अब यहाँ पे पूछा लड़कियों में, तो आप अपना उत्तर लिखना शुरू उन परिवर्तनों से करना जो लड़के और लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़की में अलग होते हैं और लड़के में अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले टीचर यही जानना चाह रहा है कि वो अलग वाला परिवर्तन बताओ, सेम वाला तो फिर दोनों में ही है ना। तो अलग वाला परिवर्तन बताओ, और फिर अगर आपको उत्तर को और बड़ा करना है तो आप वो परिवर्तन भी बता देना जो लड़के और लड़कियों में एक जैसे होते हैं। जैसे कांख में बाल आना, है ना, आर्मपिट में बाल आना, अभी लड़के में भी होता है लड़के में भी होता है। जननांगों पर बाल आना, ये लड़के में भी होता है लड़की में भी होता है। तो ये बाद में लिखना है। पहले क्या लिखोगे? लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है, लड़कियों के स्तनों का आकार बढ़ जाता है, या जो लड़कियों का हमने नीचे लिखा था पेल्विस का जो एरिया है, जो जगह है, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि वहां पर बच्चा आकर के रहने वाला है भविष्य में। ऐसे परिवर्तन आप पहले लिखें। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मां के शरीर में कैसे, हमने देखा था एक वहां पर विशेष प्रकार का हमारे पास में उत्तक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, उसी के बारे में बताना है यहाँ पे। तो एक प्लेसेंटा विशेष प्रकार का उत्तक है जो कि तश्तरी नुमा आकृति का होता है, तश्तरी के जैसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। और वो कहां पर धंसा होता है? वो गर्भाशय की भित्ति में धंसा होता है, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? तो उसमें भ्रूण की तरफ तो क्या होता है, प्रवर्ध होते हैं, ऐसे निकली हुई डंडियां होती है ना, तीखी तीखी भ्रूण की तरफ, ताकि वो उस तक खून पहुंचाए बहुत अच्छे से। और माता के शरीर की तरफ उसमें क्या होता है, माता के शरीर की तरफ रक्त स्थान होते हैं, ब्लड स्पेसेस होती हैं, जो कि उन प्रवर्धों को आच्छादित करती है। तो माता के शरीर से जो रक्त है, जो ग्लूकोज है, जो बाकी पोषण है, जो बाकी चीजें हैं, जो जल है, वो सब ला करके किसको देती हैं? उस भ्रूण को देती हैं। और वो भ्रूण के शरीर में अगर कुछ कचरा वचरा भी निकलता है या कुछ और अपशिष्ट पदार्थ बाहर आते हैं तो वो सारा वो भ्रूण कहाँ भेजता है? वापस पीछे भेज देता है माता के शरीर में। तो ये बात आप इसमें लिख सकते हैं, वो पूरा समझा सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद एक पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा? तो देखो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बेसिकली कि जैसे अपन ने पढ़ा था जो हमने मादा जनन तंत्र पढ़ा था, तो उसमें हमने सर्विक्स बनाया था। यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो ये मान लो कुछ इस तरह से अगर योनि थी यहाँ पे, ये हमारा गर्भाशय था, और यहां पर हमने वो योनि बनाई थी कुछ इस तरह से। छोटा ही बना रहा हूं मैं, थोड़ा जल्दी हो गया ना। तो ये हमने कुछ योनि का भाग बनाया था। तो ये कॉपर टी है। ये कैसे लगती है वो आप देखो, इसका टी शेप होता है। कैसा शेप होता है? ऐसे, यूं कुछ अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो मिल जाएगी। फिर इसको यहां डाला जाता है इस जगह पे, और ये यहां जाकर के ये जो टी है ना ऊपर वाला खुल जाता है थोड़ा। तो ये क्या करता है, अगर शुक्राणु यहां से जाते हैं तो इसका कुछ पदार्थ ऐसा होता है, अम्ल क्षार वाली शायद बात होती है, ये इसको इन शुक्राणुओं को आगे नहीं जाने देता। जो नरजनन कोशिका है ये उनको आगे नहीं बढ़ने देता। उनकी जो मोटिलिटी है ना, गतिशीलता, उसको कम करके खत्म कर देता, तो वो आगे नहीं जा पाते। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या ये उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा? जो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्या वो रुकेंगे? तो हमारा उत्तर है नहीं, क्योंकि इसका मकसद वो नहीं है। इसको बनाया इसलिए गया है कि जो स्त्री है ना उसका गर्भधारण नहीं हो, बच्चा नहीं हो, बच्चा पैदा नहीं हो। मतलब कैसे? ये जो यहां मतलब कहां, ये हमारी जो यहां पर अंडवाहिका है, या जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं, यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो उसको यहां तक रोकने के लिए क्या बनाई जाती है? कॉपर टी बनाई जाती है। तो इसलिए हो सकता है कि उस व्यक्ति को जो है यौन संचरित रोग हो जाए। अब हम आ रहे हैं सीधा अभ्यास के प्रश्नों पर, थोड़े से ये जल्दी खत्म हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? मतलब 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आपके जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो वहां पे आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ना हर सेक्शन में, तो यहाँ ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अमीबा है, यीस्ट है, प्लेज्मोडियम है और लेishmania है। तो अगर आपको अच्छे से याद है तो ये यीस्ट में होता है, ठीक है। किससे? मुकुलन से जन्म। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन है, और इसमें ऑब्वियस सी बात है शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि वो किसमें होती है? पुरुषों में होती है। शुक्रवाहिका, शुक्राणु को बहा के ले जाने वाली, वास डिफरेंस अपन ने पढ़ा था। तीसरा क्वेश्चन है, पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में क्या होगा? परागकण, बाकी चीजें भी दे रखी हैं, बाह्य दल होगा, अंडाशय होगा, अंडप होगा, नहीं, क्या होगा?
परागकण, परागकोश में परागकण, बात खत्म। चौथा क्वेश्चन हमें दे रखा है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं जिन पे बोल रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर उसको अपनी कॉपी में खुद से लिखने का प्रयास करें। तो अलैंगिक जनन से लैंगिक अच्छा, अच्छा क्यों? तो इसका उत्तर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स जीव हैं, वो जीव जिनकी शारीरिक संरचना जो है काफी जटिल है, उनके लिए तो केवल लैंगिक जनन ही कार्यरत हो सकता है, अलैंगिक जनन कार्यरत होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है, विकास होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये हमारे अगले चैप्टर में टॉपिक रहेगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर वैसे आपको अगले चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आप अभी बस इस क्वेश्चन में तो इतना लिख सकते हैं उत्तर में कि लैंगिक जनन में जो है ना विभिन्नताएं बहुत ज्यादा आती है नए जीव में, और उन विभिन्नताओं से क्या होता है, जो विकास होने की संभावना होती है वो ज्यादा रहती है। तो ये एक पॉइंट आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। और दूसरा आप यहां पर कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन के कारण जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व मिलता है, पहचान मिलती है। भाई मैं आपके जैसा नहीं दिखता, मैं निखिल सर के जैसा नहीं दिखता, मैं विजय सर के जैसा नहीं दिखता, या मैं और किसी जो है दुनिया भर में इतने सारे लोग हैं नहीं दिखता किसी को, जुड़वा दो लोग हैं तो बात थोड़ी अलग है। लेकिन ये किसके कारण है, लैंगिक जनन के कारण ऐसा संभव हो पाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी अगर आप लिख देंगे तो अभी तो काफी होंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे, मानव में वृषण के क्या कार्य होते हैं? तो वृषण का कार्य आप लिख सकते हो, है ना। सबसे पहले आप लिख सकते हो 2 काम है, पहला शुक्राणु बनाना और दूसरा काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। और टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, पुरुषों में जो गुण है किशोरावस्था वाले, दाढ़ी मूंछ और आवाज मोटी फटी हुई, इन सबको लाना। और दूसरा उसका टेस्टोस्टेरोन का काम है ये जो नर युग्मक कोशिकाएं हैं या जो शुक्राणु है या जो स्पर्म सेल्स है, इनको क्या करना, नियमित करना, मतलब इनके उत्पादन पर ध्यान देना कि कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे ऐसे। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में, ऋतुस्राव क्यों होता है, पूरा वीडियो बनाया है इस पर अपन ने आधे घंटे का, है ना। माहवारी क्यों होती है, या जिसको हम पीरियड्स बोल रहे हैं क्यों होते हैं। तो शुरू में अपन ने वहां समझाया था कि अगर अंडे का निषेचन नहीं होता अंड कोशिका का, तो क्या होता है कि जो मादा के शरीर में जो भित्ति है गर्भाशय की, वो तो अपने आप को तैयार करती है, रक्त से भर जाती है, मांसल हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्यों, ताकि भ्रूण आएगा, भ्रूण वहां पे रहेगा तो उसको पोषण देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है अगर, तो फिर क्या होता है, वो सारा जो रक्त है और म्यूकस जो है वो बूंद बूंद करके उस महिला के या उस बालिका के शरीर से निकलने लग जाता है, स्त्री के शरीर से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव या माहवारी। माहवारी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर महीने लगभग हो रही है। कब से कब तक होती है, 12-13 वर्ष की आयु से जब से शुरू हो रही है, लगभग 45-40 वर्ष की आयु तक, जब तक ये खत्म हो जाए तब तक चलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से चित्र बनाना सिखाया, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसकी अच्छे से तैयारी करके जाना आप। ठीक है, और इसने पुष्प लिखा है तो आप मान करके चलना ये उभयलिंगी पुष्प की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको नर जनन तंत्र भी बनाना है और मादा जनन तंत्र दोनों ही दिखाना है, जो अपन ने बनाया था। ठीक है, मैंने अलग से भी बनवाया था आपको, लेकिन अलग वाले की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, दोनों एक साथ जो किताब में है ना वैसा वाला बनाना है अपने को। फिर क्या है हमारे पास में, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी होती हैं, ये बताना है। तो गर्भ निरोधन की विधियों में अपन ने पढ़ा था कि गोली ले सकती है कोई महिला, जिससे अंड का मोचन नहीं होता। लेकिन इसका गड़बड़ क्या थी, कमी क्या थी, कि हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है उस महिला के शरीर में, तो नुकसान होता है उससे। फिर दूसरा एक तरीका क्या होता है, एक मैं आपको चीज बताऊं, वो आते हैं वीर्यनाशी। मैं लिखता हूं यहाँ पे, एक शब्द है वीर्यनाशी या स्पर्मिसाइड्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो वीर्यनाशी क्या है, कुछ एक क्रीम होती है जिनसे अगर लगा ली जाए मादा के, अगर जो भी स्त्री है वो अपने योनि में इनको कहीं लगा ले इस क्रीम को, या जो भी जेली वेली आती है मुझे नहीं पता, तो इसमें अगर लगा लें तो ये जो शुक्राणु होते हैं ना ये मर जाते हैं सारे के सारे। यहाँ शुक्राणु नाशी इसको कहते होंगे, वीर्यनाशी नहीं कहते होंगे, मे बी शुक्राणु नाशी कहते होंगे। तो ऐसी भी चीजें आती हैं बाजार में। या उसके अलावा गर्भ निरोध का उपाय है कि कॉन्डम जैसी कोई वो जो स्त्री है वो परत यूज करे, या जो पुरुष है वो कॉन्डम जैसा आवरण काम में ले। या उसके अलावा जो एक और तरीका हमने पढ़ा था वो था शल्य क्रिया द्वारा। शल्य क्रिया से अगर पुरुष के शरीर में शुक्र वाहिनी को काट दे या बांध दिया जाए तो शुक्राणु आएंगे ही नहीं आगे। या महिला के शरीर में अगर हम फेलोपियन ट्यूब को, या जो ओविडक्ट थी, या जो इसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे वाहिका, अंड वाहिका जो है उसको अगर काट दिया जाए या बांध दिया जाए तो भी जो है मादा युग्म कोशिका आगे नहीं आएगी और निषेचन नहीं होगा। और इसके अलावा भी कुछ एक यंत्र है हमारे पास में, जैसे कॉपर टी है या लूप है,
अगर इनका उपयोग किया जाए तो भी संभव है कि जो है गर्भ धारण नहीं होगा। लेकिन ना बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि भारत सरकार को तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है दुनिया भर में ही, खैर अब तो लग ही रहा है, पृथ्वी पर बोझ जो है ज़रूरत से ज़्यादा होता जा रहा है, तो जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए। या अगर परिवार में भी बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो समस्या रहेगी, वो सब बच्चों को पोषण पूरा मिल नहीं पाएगा, सबको अच्छे से नहीं शिक्षा मिल पाएगी, समस्या होगी फिर, तो बच्चे कम हो तो फिर क्वेश्चन ये खड़ा हो रहता है ना कि अरे ये कर ही क्यों रहे हो फिर, है ना, ये संबंध स्थापित ही क्यों कर रहे हो? तो कि उसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ कि वो डोपामिन मस्तिष्क में आता है तो लोगों को लगता है कि ये आनंद मिलेगा इससे बहुत ज़्यादा, तो इस जो है क्रिया में भागीदार होते हैं लोग। और वो डोपामिन के लिए मैं आपको और चीज़ें भी बता चुका हूँ, है ना, योगा प्राणायाम या आप कुछ संगीत वगैरह कर सकते हैं, तो उससे भी धीरे धीरे जो है डोपामिन का स्तर आपके शरीर में बढ़ेगा। और फिर उसके बाद है हमारे पास में नवा प्रश्न है, एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इन्होंने दिया तो क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन किताब में इतना कुछ कंटेंट नहीं दिया कि हम बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या कर सके। तो आप इसमें बहुत सरलता से पहले एक कोशिक जनन के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं, बहुकोशिक जनन के बारे में बता सकते हैं, परिभाषा थोड़ी आपने बता दी, बहुकोशिक जीवों में जनन कैसे हो रहा है। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि कुछ एक जो तरीके हैं, जैसे मान लो मुकुलन है तो एक कोशिक में भी हो रहा है, लेकिन मुकुलन बहुकोशिक में भी हो रहा है। लेकिन आपको तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर यह समझाना है कि एक कोशिक में जीवों में जो जनन की प्रक्रिया है वो सरल है, क्योंकि जीव का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका शरीर है वो भी काफी सरल है, उसमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं नहीं है, कार्य का जो विभाजन है अलग अलग कोशिकाओं के पास में वो नहीं है। लेकिन जो बहुकोशिक जीव हैं उनका शरीर धीरे 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 जटिल होता जाता है, तो जो जनन की प्रक्रिया है वो भी जटिल होती जाती है। यही चीज बस हमें इसको समझानी है और कुछ एक उदाहरण देने हैं कि देखो एक कोशिक में तो ये उदाहरण है और बहुकोशिक में ऐसे ऐसे कुछ हमारे पास में उदाहरण हैं, बस इतना सा बताना है आपको। फिर है हमारे पास में जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायता करता है, ये भी अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, वापस आएगा वहां पे। तो हम ये कहेंगे कि जनन से क्या होता है, एक जीव के पूरी जनरेशन के जो गुण हैं वो अगले जीव में जाते हैं, माता पिता से जो गुण हैं गुणधर्म वो बालक में जाते हैं, फिर बालकों से और आगे बालकों में जाते हैं, फिर और आगे आगे ऐसे करके जाते रहेंगे। लेकिन अगर मान लो ये हो ही नहीं, है ना, क्या कौन सा प्रक्रम हमारे पास में जनन हो ही नहीं, तो क्या होगा कि वो जो गुण है वो नए जीवों में नहीं जा पाएंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो जीव की पूरी समष्टि है, वो जो प्रजाति है पूरी की पूरी वो खत्म हो जाएगी। हाँ, एक और मेरे को याद आया यहाँ पर, ये जो हमारे पास में क्वेश्चन था ना एक कि अलैंगिक की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, तो वहां पर एक लाभ हम ये भी लिख सकते हैं कि जो स्पीशीज है वो नई स्पीशीज जल्दी बनती है लैंगिक जनन से। अब ये कैसे, ये भी अगले चैप्टर का ही टॉपिक है। नई जाति बनती है जल्दी लैंगिक जनन से बजाय कि अलैंगिक जनन से, ये मैं आपको वहां समझाऊंगा। तो जनन के स्पीशीज बनी रहती है, बस आपसे यही पूछा जाति बनी रहती है कैसे, बच्चे पैदा होने से, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो पूरा गायब हो जाएगा, बस यही बात उसको समझानी है शब्दों में। आखिरी प्रश्न है हमारे पास में, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप लिखना जो STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, उनसे बचने के लिए, है ना, या जो यौन संचरित या संक्रमित रोग हैं वो ना हो, इसलिए गर्भ निरोध उपयोग करने की इन व्यक्तियों को जरूरत पड़ती है जो भी ये संबंध बनाते हैं। या दूसरा और क्या कारण हो सकता है, और कारण हो सकता है कि जो है जनसंख्या वृद्धि ना हो, जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण ये हो सकता है कि इनसे ना गर्भ धारण को रोका जाता है। गर्भ धारण अगर जल्दी जल्दी हो महिला का, अगर मान लो एक बच्चा है किसी पति पत्नी के पास में, लेकिन उनको है कि हाँ दूसरा बच्चा होना तो चाहिए, लेकिन अगर वो मान लो जल्दी हो गया तो फिर वो माता के शरीर पर अलग प्रभाव पड़ेगा। जल्दी बच्चा नहीं होना चाहिए, वो टीवी में ऐड आता है ना, 3 साल बाद बच्चा, दूसरा बच्चा 3 साल बाद, ऐसे ऐसे करके जो ऐड आता है, तो उसका कारण यही है। तो ये एक तीसरा कारण है। 3 कारण आप लिख दीजिए, अभी तो बहुत होंगे। और कोई प्रश्न है तो पूछिएगा जरूर। वीडियोस कैसे लगते हैं लिख करके हम तक पहुंचाइएगा जरूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।